और जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारा IAS 41 और इसमें हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी, जिनमें सबसे पहले आपके पास था एक बायोलॉजिकल एसिड्स। ठीक है, कौन से होते हैं जनाब? लिविंग एनिमल्स, प्लांट्स एटसेट्रा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो आपको लिविंग एनिमल से जो चीज आप हासिल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप काउ से मिल्क हासिल करते हैं, और उसके अलावा आपके पास जो शीप होती है उससे आप वूल हासिल करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट से जो आप फल वगैरह हासिल करते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, इसका मतलब ये है कि जनाब जिस जमीन पे आपने बाग लगाए हैं, जिस जमीन पे आप जानवर रखे हुए हैं, वो हम लोग उसकी लैंड की बात करें तो एग्रीकल्चर लैंड। और गवर्नमेंट ग्रांट्स, बाज़ औक़ात गवर्नमेंट ये कहती है कि जनाब आप डेयरी फार्मिंग करें, आप प्लांटेशन करें, हम आपको उसके लिए क्या करेंगे? पैसे देंगे, ग्रांट देंगे। ठीक है, तो इसका मामला जो है वो हमने कहा था कि हम लास्ट में देखेंगे। सारा इनको कवर अप करने के बाद लास्ट में इसको जस्ट इसकी रिकॉग्निशन होती है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। अच्छा जी, हम बायोलॉजिकल एसिड, हमने कहा था कि दो किस्म के हमारे पास बायोलॉजिकल एसिड्स हैं। कौन कौन से? एक है बेरर और नॉन बेरर। और ये किस में होते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में। और नॉन बेरर का दूसरा हमने कहा था एनिमल्स भी दूसरी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है जी, और इसकी हमने क्या एग्जांपल दी थी जी, कि जो आप ऐसा दरख्त जो आपको फल देता है। ठीक है, और हमने कहा था कि जो बेरर प्लांट्स हैं उनकी अकाउंटिंग हम कैसे करेंगे? एज पर IAS 16, क्योंकि ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की तरह काम करते हैं कि ये प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इटसेल्फ जो है ये इनका IAS 16 है। और इस तरह से नॉन बेरर प्लांट जो है ये कौन से हैं? ये वो है जिनकी हम लोग काश्तकारी करते हैं। ये फल नहीं देते बल्कि इटसेल्फ हमारे लिए सारे के सारे क्या होते हैं? ये कंज्यूमेबल्स होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर वीट, राइस। ठीक है जी, तो ये सारे कुछ। और एनिमल्स आपको पता है, काउस जो आप रखते हैं उसको बिजनेस के तौर पर, एलोवेरा भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, जिसको आप प्रॉपरली, जिसको आप काटते हैं। अच्छा जी, हमने कहा था कि जनाब, और ये जो नॉन बेरर और एनिमल्स हैं ये आपके पास IAS 41 यानी कि एग्रीकल्चरल इनकम के तहत इसको हम लोग कंसीडर करेंगे। और हमने तीसरी बात ये की थी कि बेरर हो या नॉन बेरर हो, बेरर हो या नॉन बेरर हो, इससे मिलने वाली जो प्रोड्यूस है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। ठीक है, फल हो या आपके पास वो जो आप फसल काट रहे हैं वो हो, या जानवरों से मिलने वाला दूध या उनकी वूल वगैरह हो, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हम क्या करते हैं जनाब? ये IAS 41 के तहत हम इसकी रिकॉग्निशन करते हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की आप कोई कॉस्ट बियर नहीं करते। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल, अच्छा इसमें हम लोग एक टर्म यूज करते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। बुक में से हमने वैसे पढ़ लिया था, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी का मतलब होता है कि जिसमें ये काम हो रहा हो, कौन सा काम हो रहा हो? कि आपके बायोलॉजिकल एसिड में चेंज आ रहा हो। ट्रांसफॉर्मेशन जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है जी, कि आपके बायोलॉजिकल एसिड में क्या आ रहा हो? चेंज आ रहा हो। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि सर मेरे पास, मैं समुद्र से मछलियां पकड़ता हूं और उसको जाके बेच देता हूं, तो क्या मछलियां मेरे लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होंगी या बायोलॉजिकल एसेट्स होंगी? हम कहेंगे नहीं भाई साहब, आपके लिए, क्योंकि आप उसमें किसी किस्म की एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं कर रहे। ठीक है, तो वो आपके लिए बायोलॉजिकल एसेट नहीं होना चाहिए। बायोलॉजिकल एसेट बेसिकली वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से मिलने वाली प्रोड्यूस की बात कर रहा होता है। ठीक है, ऐसा एसेट जिसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म हो रही हो। लेकिन अगर आप ये एग्जांपल देते हैं कि सर मेरे पास मछलियों का एक फार्म है और उसमें मैं छोटे छोटे सी मछलियां ले आता हूं, उसको पालता हूं, पालने के बाद उनको बेचता हूं, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? हाँ भाई साहब, यहाँ पे बायोलॉजिकल एसेट चेंज हो रहा है, इस वजह से आपके पास क्या है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। इसी तरह अगर आप चेंज को मेजर करते हैं, मेजर करने का क्या मतलब है कि जनाब आप देखते हैं कि कितना आपके पास चेंज आता है। ठीक है, उसके अलावा चेंज को आप क्या करते हैं जनाब? आप चेंज को रिकॉग्नाइज करते हैं। तीन चीजें होती हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी में, जो कि हम लोग बुक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, तो मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा इतना ज्यादा। तो हम लैंड की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, तो लैंड के अंदर हमारे पास
हमने कहा था कि एग्रीकल्चरल लैंड जो होती है वो भी आपके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का काम करती है, और उसको भी किसके हिसाब से डील करेंगे, IAS 16 के तहत आप उसको डील करेंगे। ओके, ये सारी डिस्कशन मैं इस वजह से फटाफट कर रहा हूं कि हमने लास्ट क्लास में सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं इनकी रिकॉग्निशन की कि किस किस टाइम पे आपने क्या क्या रिकॉग्नाइज करना है। मैं सबसे पहले बात करूंगा बायोलॉजिकल एसेट की, बता दूं इसको। हम अब मेजरमेंट की बात करने लगे हैं, मेजरमेंट और रिकॉग्निशन, कि आपने कैसे रिकॉग्नाइज करना है और किस तरह से आपने इसको मेजर करना है। देखिए बेटा, कहता जी आपके पास अगर बायोलॉजिकल एसेट है, और कौन सा बायोलॉजिकल एसेट, नॉन बेरेबल, नॉन बेरर जो है, बेरर तो आपके पास जाएगा ना ये 16 में, एनिमल है या फिर नॉन बेरर है। तो कहते जनाब आपने इसको इनिशियली रिकॉग्नाइज करना है। किस पे इनिशियली रिकॉग्नाइज आपने करना है इसको, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इसके हम छोटे छोटे साथ साथ हम एग्जांपल भी करते जाएंगे। देखिए बेटा, मिसाल के तौर पर, और इनिशियल रिकॉग्निशन का मतलब है कि जैसे ही आपके पास ये एसेट आए, बायोलॉजिकल एसेट आए, आपने उसको उसी टाइम क्या कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया। अब मिसाल के तौर पर आपने एक काऊ परचेज की 1/1/2024 में, ठीक है, 4 रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए की आपने गाय परचेज कर ली, ठीक है जी। अब हुआ कुछ यूं कि आप कहते हैं कि जनाब अगर मैं मार्केट में लेके जाऊंगा इसको, आपने परचेज अभी की है आज की डेट में 1/1/2024 में, और आप कहते हैं जी अगर मैं इसको मार्केट में लेके जाऊंगा, जाके इसको बेचूंगा, तो आज उसकी कीमत कितनी है, क्योंकि आज के दिन फॉर एग्जांपल मैं मार्केट गया और मार्केट से मैंने काऊ परचेज कर ली 1 जनवरी 2024 को, तो मैं आज ही के दिन इसको मार्केट में लेके जाऊंगा तो क्या होगा, 1 जनवरी 2024 को सेम वैल्यू होगी ना, इसकी वैल्यू तो नहीं चेंज हो जाएगी हर सेकंड के बाद। हम कहते हैं जनाब आपके पास आपने काऊ परचेज की 1 जनवरी 2024 को 1 लाख रुपए की, लेकिन आप कहते हैं कि जी अब अगर इसको मैं वापस लेके जाऊंगा मंडी में काऊ को बेचने के लिए, तो उसके ऊपर मेरा 1000 रुपए का खर्चा आएगा। जाहिर बात है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी, हो सकता है, मैंने आपको कहा था कि मंडी में जब आप चीजें बेचने के लिए जाते हैं, जानवर बेचने के लिए जाते हैं, तो आपको टिकट देते हैं, आपको जगह रहने के लिए आपको रेंट आपसे लेते हैं, वो मतलब कुछ ना कुछ आपका खर्चा होता है। तो हम कहते हैं जी 1000 रुपए का जो है वो खर्चा आएगा, और 1 लाख रुपए का जो है वो गाय इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है। अब जैसे ही मैंने गाय परचेज की, अब मैं इसको कैसे रिकॉग्नाइज करूंगा, तो मुझे स्टैंडर्ड क्या बताता है कि आपने एनिमल या नॉन बेरर प्लांट, अगर आपने बायोलॉजिकल एसेट आपने परचेज किया, तो आपने उसको इनिशियली कहां पे रिकॉग्नाइज करना, फेयर मार्केट, फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल। तो हमने कहा कि सर लाख रुपए की आपने परचेज की, फेयर वैल्यू इसकी कितनी है, लाख रुपए है, लेकिन 1000 रुपए क्या है जी, कॉस्ट टू सेल है, तो ये तो आपको नुकसान नहीं हो जाएगा। हम कहते हैं जी बिल्कुल नुकसान हमें हो सकता है, क्योंकि देखिए ना, मिसाल के तौर पर आप कुर्बानी का टाइम है, आप जानवर लेने के लिए जाते हैं, आपने जानवर ले लिया, परचेज करके घर आए, बड़े ने कहा कि जी ये तो जानवर तुम फिजूल सा ले आए, जाओ इसको वापस करके आओ, इसको बेच के आओ, कोई और जानवर लेके आओ, निकल जाओ यहां से। आप जनाब बकरा आपने पकड़ा या जानवर जो भी, जनाब चले गए और मंडी में बेचने के लिए गए। उसने कहा भाई साहब किधर बेच रहे हो, हमने कहा जी मंडी बेचना चाहते हैं, अभी लेके गया था। कितने का लेके गए थे, लाख रुपए का, ठीक है लाख रुपए का तुम्हारा बिक जाएगा, लेकिन 1000 रुपए पहले जो है वो मुझे तुम टिकट का दो। अब हमने जी बोलो सर, जिस दिन उसको परचेज किया उसी दिन हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, सो जो हमारी कॉस्ट होगी वही फेयर वैल्यू। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, वही हमारी फेयर वैल्यू होगी। सर लेकिन फेयर वैल्यू लिखते हैं, फेयर वैल्यू हम इस वजह से लिखते हैं, बाज़ औक़ात हम जो हमारे पास होते हैं ना नॉर्मली
आगे चलकर जब हम इसकी बात करेंगे ना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, तो यहाँ पे हम उसको फेयर वैल्यू जो है वो कंसीडर करेंगे। अब इसमें स्टैंडर्ड एक जगह पे ना छोटी सी एक बात करता है। स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आपके पास फेयर वैल्यू गिवन नहीं है ना, तो आप इसको कॉस्ट मॉडल पे ले जाओ। कॉस्ट मॉडल क्या है आपके पास? कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन लेस इंपेयरमेंट लॉस। ठीक है, जैसे आप IAS 16 में करते हो, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन लेस इंपेयरमेंट लॉस। तो कहते हैं जी आप इसको कॉस्ट मॉडल पे ले जाओ अगर आपके पास फेयर वैल्यू नहीं है। फेयर वैल्यू का मतलब क्या होता है? मार्केट में जब आप जो जाके उसी सिमिलर चीज को परचेज करेंगे तो जितने की वो मिलेगी, दैट वुड बी कॉल्ड फेयर मार्केट वैल्यू आम भाषा के अंदर। तो हम कहते हैं जी वो स्टैंडर्ड आपको कहता है कि जी अगर आपके पास फेयर वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो आप इसको किस पर रिकॉग्नाइज कर लो? कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज कर लो। लेकिन उसका एम्फेसिस किस चीज पे है? वो जोर किस चीज पे देता है कि जनाब आपने कौन सा मॉडल इख्तियार करना है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। दैट्स द रीजन हम फेयर वैल्यू की बात करेंगे। ओके, अच्छा अब हम कहते हैं जनाब मुझे बंदे के मंडी वाले ने क्या कहा कि ठीक है तुम लाख रुपए का बेच लेना, तुम्हारी वैल्यू लाख रुपए की है, लेकिन तुम 1000 रुपए क्या करो, मुझे टिकट का दो। अब जब हमने इसको 1000 रुपए दिया तो हमारी कॉस्ट टू सेल कितनी आ गई? 1000 रुपए। अब हम अपना बायोलॉजिकल एसेट किस पे रिकॉग्नाइज करेंगे? हम कहेंगे जनाब 1 जनवरी 2024 को हम क्या एंट्री पास करेंगे? हम लिखेंगे जनाब बायोलॉजिकल एसेट डेबिट कितने से? 99,000। मतलब आपके पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, इसी पे रिकॉग्नाइज करना था ना हमने। ओके, तो आपने एसेट परचेज किया बायोलॉजिकल एसेट। अब लॉ कहता है जी आप इसको रिकॉग्नाइज करो बायोलॉजिकल एसेट को। हमने कहा जी कैसे रिकॉग्नाइज करना है? उसने कहा जी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। फेयर वैल्यू हमारे पास लाख रुपया थी, कॉस्ट टू सेल हमारे पास 1000 रुपए थी, तो हमने बायोलॉजिकल एसेट को कितने पे रिकॉग्नाइज कर लिया? 99,000। गॉट इट और नॉट? समझ आई बात की? हमने जितने का परचेज किया उतने पे हमने इसको नहीं लिखना। सर इसमें एंट्री क्या पास? मैं भी एंट्री पास करने लगा हूं। कितना हमने कैश पे किया? लाख रुपए हमने कैश पे किया ना। देखो मैं मार्केट गया, मार्केट से काऊ परचेज की लाख रुपए की, ठीक है, मार्केट में अब मैं वैल्यू लगवाई, पता चला कि लाख रुपए की वैल्यू लग तो जाएगी, लेकिन 1000 रुपए का क्या हो जाएगा? लॉस भी हो जाएगा। तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, मेरे पास बायोलॉजिकल एसेट कितने का आएगा? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में 99,000 का, लेकिन मैंने कैश कितना दिया हुआ है? 1 लाख रुपए दिया ना। लाख रुपए तो कैश जाएगा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? टू बैंक या कैश कितने का? 1 लाख रुपए का। अब जो एडजस्टिंग एंट्री होगी, प्रॉफिट है या लॉस है, उसको मैं क्या लिखूंगा? प्रॉफिट और लॉस में इसको मैं चार्ज कर दूंगा। ये इसको हम लोग कहेंगे नहीं, डिस्पोजल नहीं इसको कहेंगे, हम इसको कहेंगे कि जनाब हमने क्या कर लिया, हमने अपना बायोलॉजिकल एसेट रिकॉग्नाइज कर लिया, और इस पे एट इनिशियल स्टेज आपको गेन भी आ सकता है, आपको लॉस भी आ सकता है। ठीक है, गेन आ जाए या लॉस आ जाए, आपने डायरेक्टली किसको चार्ज करना है? P&L को आपने चार्ज करना है। क्लियर? समझ आ गई बात की? अच्छा, अब उसके बाद फिर हमें एसेट कहता है, हमें जो हमारा अपना स्टैंडर्ड है वो कहता है कि भाई आपने इसकी जो रिकॉग्निशन है ना, एक तो जब आपने परचेज करना उस टाइम पे, और फिर आपने लास्ट में एट द एंड ऑफ योर फाइनेंशियल ईयर, लास्ट में जाके आपने इसको फिर से रिकॉग्नाइज करना है। अगर उसमें हो सकता है कोई चेंज आ जाए, ठीक है, कोई हो सकता है इसमें क्या आ जाए? चेंज आ सकता है। अब चेंज कैसे आ सकता है, इसको ये समझ आया? इनिशियल रिकॉग्निशन, ठीक है, इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, इसमें लॉस भी हो सकता है। समझ रहे बात को? इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है और इसमें लॉस भी हो सकता है। ओके बेटा, अब लॉस तो हमने शो कर लिया, प्रॉफिट कैसे शो करवाएंगे? हम कहेंगे जनाब नहीं, हम कहेंगे कि जनाब हमारे पास फेयर वैल्यू जो है वो लाख रुपया थी, ठीक है, हम मार्केट में लेके गए इसको वापस बेचने के लिए, तो पता चला जनाब एकदम से मंडी बड़ी तेज हो गई है, वो जो एसेट हमारा लाख रुपए का था अब हमारा एसेट कितने का बिक रहा है? अब वो 1,20,000 रुपए का निकल रहा है। जो हम काव लाख रुपए के लेके आए थे उसी दिन वो काव क्या हो गई है? 1,20 की हो गई है, 1000 रुपए का खर्चा है। तो अब मैं एसेट कितने से रिकॉग्नाइज करूंगा? 1/1/2024 को मैं एसेट कितने से रिकॉग्नाइज करूंगा? बायोलॉजिकल एसेट फेयर वैल्यू 1,20 माइनस 1,000, 1,19,000, 1,19,000। और क्रेडिट में किसको करूंगा? कैश को या बैंक को? कितने से? 1 लाख रुपए से। और बाकी किधर जाएगा? शाबाश, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कितना? 19,000 रुपए। सर डिस्काउंट वाला तो हो सकता है इसमें कि अगर हमें डिस्काउंट मिला हो, हमें क्या डिस्काउंट मिला हो?
जब उसकी ट्रेड करेंगे तो वो ट्रेड बात वही है कि आपने कितने का परचेज किया। सर नहीं ना, अगर हमने 90,000 का परचेज किया, उसने हमें 10,000 डिस्काउंट दिया। मैं वही कह रहा हूँ ना, आपने कितने पेमेंट किया, आपने कितने पैसे दिए, आपने कितने का परचेज किया, 90,000 का परचेज किया। अब उसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो चुकी है, एक। तो मैंने ये जो 1,20,000 की बात की, मैंने ये क्या यहाँ पे क्या मैंने बात की कि आपने लाख रुपए का एसेट परचेज किया था, ठीक है। अब इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1,20,000। गॉट इट और नॉट, समझ आई बात की। तो मतलब हमारे पास जैसे ही हमें प्रॉफिट या लॉस मिलेगा, या जैसे ही हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, तो जितना भी डिफरेंस होगा हमारे कैश का और हमारी फेयर वैल्यू का, वो किधर जाएगा हमारे पास, या तो कॉस्ट में जाएगा, अपना एक्सपेंस में पीएनएल में, या फिर गेन में पीएनएल में जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो हम बात कर रहे थे कि हमें स्टैंडर्ड हमें कहता है कि भाई साहब आपने इसको इनिशियली तो आपने इसको रिकॉग्नाइज करना ही करना है, लेकिन आपने इसको एंड पे भी जाके क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। साल के एंड पे जाके आपने इसको अपनी रिपोर्टिंग में शो करवाना है। हमने कहा जी ठीक है, करवा देंगे रिपोर्टिंग में शो। कैसे? तो हमें स्टैंडर्ड हमें बताता है कि जी आप कहते हैं कि जी 1/1/2024 को आपने काओ आपने एक परचेज की 1 लाख रुपए के लिए, ठीक है। अब हुआ ये कि 31/12/2024 को सेम काउ क्या हो रही है जी, मार्केट में कितने की बिक रही है, या अब इसकी जो फेयर वैल्यू है, इस काउ की फेयर वैल्यू वो हो गई है तकरीबन 1,50,000 रुपए। हमने कितने की परचेज की थी, लाख रुपए में। इसकी फेयर, लेट सपोज फेयर वैल्यू भी इसकी लाख रुपए आई थी। अब हम कहते हैं जनाब जो आपने काउ, अब उसकी फेयर वैल्यू कितनी हो चुकी है, अब इसकी फेयर वैल्यू 1.5 लाख रुपए हो चुकी है। हमें 50,000 का क्या मिला, गेन। लेट सपोज हम एज्यूम कर रहे थे कि हमारी कॉस्ट टू सेल कोई नहीं है, हम एज्यूम क्या कर रहे हैं, हमारी कॉस्ट टू सेल कोई नहीं है, तो हमें पूरे साल में क्या मिला, 50,000 रुपए का गेन मिला ना, ठीक है। हमारा एसेट जो था पहले लाख रुपए का था, अब हमारा एसेट कितने का हो चुका है, 1.5 लाख रुपए का हो चुका है। तो 50,000 रुपए का हमें क्या मिला, गेन मिला। तो लॉ कहता है जनाब आपने इस गेन को प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्टली चार्ज कर देना, ठीक है। लेकिन लॉस के साथ एक छोटी सी बात और करता है, कहते हैं कि यार ये जो गेन आपको शो हो रहा है, इसके 2 हिस्से हो सकते हैं। कौन से 2 हिस्से हो सकते हैं? एक या तो हो सकता है इन्फ्लेशन इफेक्ट। क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन के चीजों की कीमतें क्या हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास हो सकता है बायोलॉजिकल एसेट ट्रांसफॉर्मेशन। बायोलॉजिकल एसेट ट्रांसफॉर्मेशन, आप जानवर के शायद आप लोगों को कितना ज्यादा आइडिया नहीं होगा, लेकिन जो होते हैं ना, जो जवान जानवर होते हैं उनकी वैल्यू जो होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी वैल्यू थोड़ी सी जरा कम होती है। एक होता है खीरा, एक होता है दोंदा। खीरा का मतलब होता है जिसके भी दांत कोई सही तरीके से जानवर के नहीं आए होते, वो बच्चा होता है खीरा। अच्छा, जानवर भी सिर्फ दांत, जी जी, जान बहुत अच्छे भी, और जानवर चारा कहाँ से खाते हैं, दांत ही देख के कुर्बानी के लिए वो कहते हैं जी इसके दांत दिखाएं। मतलब ये कोई बूढ़ा जानवर ना, बूढ़े जानवर जितनी इनकी एज होगी वैसे वैसे उनके दांत भी निकलना शुरू होते हैं। एक छोटा बच्चा ना, जानवर छोटा सा है तो उसके दांत थोड़े से नहीं होंगे आगे सामने वाले, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा बड़ा जानवर है तो उसके दांत जो है वो ज्यादा होंगे। जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाएगी उनके 2-2 दांत निकलते आएंगे। तो हम कहते हैं ये जो जवान जानवर है वो उसके 2 दांत निकले, जिसको हम लोग दोंदा कहते हैं, ठीक है जी। तो हम कहते हैं जी कोशिश करो कि जो बकरा या जानवर लो तो उसको देख लो उसके 2 दांत होने चाहिए, 2 दांत वाला दोंदा, ठीक है। तो वो लेट सपोज हमने जब ये परचेज किया था तो हमारे पास ये जानवर था 1 लाख रुपए का, ये 1 साल का था। साल के बाद कितने साल का हो चुका होगा, 2 साल का हो चुका होगा, ऐसे ही है। अब ये थोड़ा सा बड़ा जानवर हो चुका होगा, अब बड़े होने की वजह से इसमें क्या आया होगा, ट्रांसफॉर्मेशन आया होगा, ठीक है। तो अब कहते हैं जी ये 50,000 रुपए का इफेक्ट हमें शो हो रहा है, ये लाजमी नहीं कि ये इन्फ्लेशन की वजह से या सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, ये दोनों का इंपैक्ट हो सकता है। ये किस में आ सकता है, दोनों का इंपैक्ट हो सकता है। अब हम इसको बाइफरकेट करेंगे, कैसे कैसे बाइफरकेट करेंगे। हम कहते हैं कि जनाब हमारा ये जो जानवर हमने परचेज किया था वो कितने का था, जब ये 1 साल का था तो 1 लाख रुपए का था। अब ये 2 साल का हो गया, अब इसकी वैल्यू कितनी लगी है, 1,50,000 रुपए। अब हमने
प्रॉफिट एंड लॉस में दो बाइफर्केशन हमने कैसे कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को कितना चार्ज कर रहे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन को उसके हिसाब से हम कितना देखें। तो हम कहते हैं कि जनाब आप देखेंगे कि 31/12/2024 को जो 1 साल वाली काऊ है उसकी क्या वैल्यू है। समझ रहे बात को जी। मतलब ये कि हमने ये 1 साल वाली काऊ कितने की परचेज की थी, 1 लाख रुपए की, ठीक है। हम कहते हैं जी पिछले साल हम बकरा लेके आए थे, 1 साल उसकी एज थी, लाख रुपए का लेके आए थे। इस दफा 1 साल की एज वाला बकरा 1,20,000 रुपए का मिल रहा है। मतलब क्या हुआ कि पिछले साल उसकी वैल्यू कुछ और थी, इस साल उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, उसकी प्राइसेस में इंक्रीमेंट आ चुका है। हम कहते हैं जी इस डेट पे जो काऊ है जिसकी एज 1 ईयर है वो हमें कितने की मिलती है, 1,20,000 रुपए की मिलती है, 1,20,000 रुपए की मिलती है। मतलब उसकी जो प्राइसेस है उनमें कितना इजाफा हो चुका है। इस काऊ की वैल्यू अब नॉट फेयर वैल्यू, इस काऊ की कीमत जो है वो अब कितनी हो चुकी है 1 साल के बाद, 1,20,000। तो कहने से दिस कि जो चीज लाख रुपए की थी अब वो 1,20,000 की हो गई है। मतलब इसमें जो 20,000 रुपए जो इसकी वैल्यू में, जो फेयर वैल्यू में जो इंक्रीमेंट आया 20,000 रुपए का, वो किस वजह से आया, वो आपके इन्फ्लेशन की वजह से आया। तो इन्फ्लेशन को हम कितना लिखेंगे, 20,000, ठीक है। और बाकी जो 30,000 है वो किस वजह से आया होगा, ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आया। तो जनाब अब थोड़ा सा जानवर बड़ा हो गया तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, तो अब ये 30,000 रुपए इसको हम लोग चार्ज करें। लेकिन लॉ आपका स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई साहब जरूरी नहीं है कि आप इसको अलग अलग करो, जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टैंडर्ड कहता है मुझे अच्छा लगेगा। हम कहते हैं जैसे कि अपनी वाइफ को या अपनी नॉर्मली वाइफ को कहते हैं हस्बैंड कि देखो तुम्हारे पे जिम्मेदारी नहीं है मेरे पेरेंट्स की, तुम्हारे पे मेरे पेरेंट्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। वो हकीकत में क्या कहना चाहता है कि मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखो, ठीक है। तो स्टैंडर्ड भी ये क्या कहता है कि आपको अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अलग अलग लिखोगे तो मुझे क्या लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आपने भी इसको क्या करना है, हम भी इसको क्या करेंगे, अलग अलग मेंशन करेंगे। और ये सारे के सारा आप इसको कहां पे लेके जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाओगे। कैसे लिखोगे, आप लिखोगे जनाब आपके पास इसमें क्या लिखोगे, आप लिखोगे बायोलॉजिकल एसेट डेबिट हो चुका है, ठीक है जी, और प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो चुका है, क्रेडिट हो चुका है। कितने से, 20,000 रुपए से। इसको आप क्या लिखोगे, इन्फ्लेशन। और उसके बाद इसको कैसे लिखोगे, इसको भी ऐसे लिखोगे बायोलॉजिकल एसेट डेबिट हो चुका है और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो चुका है। कितने से, 30,000 रुपए से। इसको क्या लिखोगे, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, चार्ज हमने बायोलॉजिकल एसेट को हमने डेबिट ही करना है, ठीक है। और जो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसको उसी तरह से हमने रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। तो अब इस तमाम सिचुएशन जो मैंने आपको बताई है इसको जरा हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं जो कि आपकी बुक में लिखी हुई है। उस एग्जांपल को हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसकी एंट्रीज पास करते हैं जी। एक साल में इसमें काउंटर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ एक्सपेंस भी तो आया होगा जो ऑनलाइन, जैसे अगर हमारी काउंट तो उसको नेट करके नहीं हम नहीं, उसको नेट करके नहीं हम लिखेंगे, हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लिखते हैं। मैं वही नहीं, इसमें हमने ऐसा कुछ भी हमने जो है वो नहीं लिखना, ठीक है। जो हमारे पास जब हम उसको बेचने के लिए जाते हैं ना बेटा, इन्वेंट्री को सेल आउट करने के लिए जब हम इन्वेंट्री की तरफ जाते हैं तो इन्वेंट्री से इन्वेंट्री बनाने के लिए आगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में ये चीज मेंशन करूंगा, उस टाइम पे हम इसको देखते हैं कि इसको दिखने के लिए हमारे पास कितना एक्सपेंस है। देखो अब आपके पास जो एक्सपेंस है आप उसको IAS 41 में कहीं पे चार्ज नहीं करोगे, आप उसको अलग से अपने कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में लेके जाओगे, ठीक है। वो उसको आप अपना अलग से एक्सपेंस बनाओगे। मिसाल के तौर पर आपने कहा जी इस तमाम चीजों को, इस गाय को रखने के लिए, इसके चारे के लिए मेरा 10 लाख रुपए का एक्सपेंस होगा, तो आप उसको IAS 41 में नहीं लेके जाओगे, बल्कि आप क्या करोगे, उसको अलग से इसका एक्सपेंस शो करवा दोगे अपनी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाले जो आपके स्टेटमेंट है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अंदर शो करवाओगे, ठीक है। तो छोटे से एक एग्जांपल करते हैं, देखते हैं कि एग्जांपल जनाब आप किस तरह से इसको लेके चलते हैं। तो जनाब देखिएगा मेरे पास इस टाइम पेज नंबर 144 है जी आपकी बुक का, और इसमें एग्जांपल नंबर 8 है। पेज नंबर 144 एग्जांपल नंबर 8।
एक्सपेंस जो दूसरे वाला है, इसको हमने नहीं कहीं लेके जाना ओसीआई में। इन्होंने मेरे से पूछा कि सर इन बायोलॉजिकल एसिड को मेंटेन करने के लिए, इनको रखने के लिए कोई खर्चा भी तो होगा, तो उसको हम किधर चार्ज करेंगे। मैंने कहा जी आपने उसको IAS 41 में नहीं देखना, वो आपका एक्सपेंस है। नहीं बेटा, वो ओसीआई के हिसाब से, ओसीआई का मतलब अदर कंप्रीहेंसिव इनकम का मतलब वो एक्सपेंस नहीं है, वो हकीकत में आपके पास जो आपने स्टेटमेंट बनाई होती है ना, प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कंप्रीहेंसिव इनकम, उसके अंदर आपने उसको शो करना है। ठीक है, मतलब आपके पास क्या आ रहा होगा, आप यहाँ पे लिखोगे जनाब गेन लिखोगे, बायोलॉजिकल एसिड गेन, बायोलॉजिकल एसिड गेन, ठीक है, और नीचे आप क्या लिखोगे, आपका एक्सपेंस। आपको एग्जांपल करवाता हूं, एग्जांपल से चीजें क्लियर हो जाएंगी आपके पास। अच्छा, मैं ना एक आपके इस क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए ना, आप अगर पेज नंबर देखें मेरे पास 147 है, ठीक है, इसमें एग्जांपल नंबर 12 है, इसमें देखिए लास्ट लाइन के लिखिए जी, NFL incurred टोटल फार्म मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ ₹1.2 मिलियन। नजर आई लाइन? अच्छा, इस लाइन के ना आगे उसने सारा कुछ ऊपर बातें उसने सारी की हैं, अभी हम इसकी तरफ आएंगे थोड़ी देर में। इसको जरा एंड पे जाके देखिए, अगले पेज पे इसका ना आंसर लिखा हुआ है, तो आप जरा जाके देखिए लास्ट में उसने ऊपर कहीं पे भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। रिकंसिलिएशन ये क्या होती है आपको थोड़ी देर में बता देता हूं मैं, लेकिन जब आप इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एक्सट्रैक्ट में लेके जाएंगे ना, तो इसमें देखिए इनकम को उसने लिखा हुआ है गेन ऑन मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट, और एक्सपेंसेस के अंदर मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ हर्ड लिखा उसने, मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट उसने नहीं उसको कहा हुआ। ठीक है, उसने कहा जी पूरे के पूरे हर्ड को कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो आपका एक्सपेंस है। ओके, IAS 41 हमें एग्रीकल्चर इनकम के बारे में बताता है। गॉट इट? अच्छा, अब आपके साथ नाम अपन एग्जांपल की तरफ, तो एग्जांपल नंबर 8 देखिए बेटा, पेज नंबर 144 पे एग्जांपल पढ़ रहा हूं, उसके बाद हम यहाँ पे इसकी जनरल एंट्रीज पास करेंगे। इसको मिटाने लगा हूं मैं ताकि जनरल एंट्रीज हम लोग खुद से पास करें तो हमें समझने में जरा आसानी हो जाएगी। सॉरी, आवाज आ रही थी ना उसकी? ठीक, ओके जी। तो एग्जांपल कुछ इस तरह से जनाब, आपके पास अदील लिमिटेड ऑपरेट्स अ गोट ब्रीडिंग फार्म, मतलब उसके पास गोट ब्रीडिंग फार्म है, तो ब्रीडिंग भी आपके पास क्या होती है, उससे आपके बायोलॉजिकल एसिड क्या करता है, चेंज करता है। ठीक है जी। तो OAL सेल्स गोट टू लोकल मीट बिजनेस एंड गोट मिल्क टू कॉस्मेटिक कंपनीज। अब अगर वो मीट बेचेगा या वो मिल्क बेचेगा तो क्या होगा, वो मिल्क जब वो सेल करेगा तो वो क्या बन जाएगा, इन्वेंट्री बन जाएगी। ठीक है जी। अब आगे कहते हैं जी, दे ऑल्सो यूज गोट मिल्क फॉर मेकिंग प्रीमियम चीज फॉर सेल, उससे वो चीज भी बनाता है। तो हकीकत में जब आप कोई एक एसेट से दूसरी चीज बनाएंगे तो वो आपके पास क्या कर रहे हैं, इन्वेंट्री से इन्वेंट्री बना रहे हैं आप, तो वो भी हम इन्वेंट्रीज को कंसीडर कर लेंगे। ऑन यकम मार्च 2022 AL bought 10 goats for ₹25,000 each, fair value from a nearby market. The market broker charges 2% कमीशन। मार्केट ब्रोकर क्या करता है जी, 2% कमीशन चार्ज करता है, किससे, फ्रॉम बायर्स एंड 3% फ्रॉम सेलर्स ऑन ईच ट्रांजैक्शन। कहता है जी आपने कितने की, 10 आपने गोट परचेज की है, 25,000 रुपए की एक है। जब आप खरीदने जाएंगे तो आपसे 2% वो कमीशन चार्ज करता है, और जब आप बेचने जाएंगे तो आपसे कितने कमीशन चार्ज करेगा, 3% वो आपसे कमीशन चार्ज करेगा। ठीक है जी। इसके बाद फिर आगे कहते हैं ना, ऑन 15 जून 2022 2 गोट्स किड्स वर बोर्न हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ 7,000 रुपए। इन वो कहता है जी 15 जून 2022 को क्या हुआ, उन गोट्स ने 2 जो है वो बच्चे दे दिए। अब उन बच्चों की कीमत कोई होगी, उन्होंने कोई कॉस्ट पे की है बच्चों के लिए, बच्चों के लिए कॉस्ट तो कोई नहीं, वहां पे उनकी सिर्फ फेयर मार्केट वैल्यू होगी। अब ये सारे का सारा किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद कहते हैं जनाब, ऑन 30 जून 2022 द ईयर एंड ऑफ AL ईच मैच्योर गोट हैज नाउ फेयर वैल्यू ऑफ 33,000 एंड ईच गॉट किड हैज फेयर वैल्यू ऑफ 9,000। उसने कहा जनाब जो गॉट जो आपके पास मैच्योर गॉट है वो कितने की जनाब, 33,000 की हो चुकी है, जो 25,000 वाली थी अब कितने की हो चुकी है, 33 की हो चुकी है। और उसके अलावा उसने कहा जनाब आपके पास जो किड था वो जो 7,000 का था कितने का हो चुका है, 9,000 का हो चुका है। अब हम इसको बारी बारी देखते हैं। देखिए बेटा, आपने जब ये गोट परचेज की होंगी आपने कितनी पेमेंट की होगी, हम जरा पहले इसको मेजर कर लेते हैं। आपने कहा जी आपने 10 गोट्स परचेज की हैं, उनकी कीमत कितनी थी, हमने कहा जी जब आप इसको परचेज करने के लिए जाते हैं तो वो आपसे क्या करता है, 2% आपसे चार्ज करता है।
मतलब ये हुआ कि इसका 25,000 रुपए नहीं बल्कि आपकी कीमत कितनी आपको अदा करनी पड़ी होगी, मल्टीप्लाइड बाय 1.02। ठीक है, मतलब